माफ कर दो तनिष्का। अगर मैं पहले तुम्हारा कॉल उठा लेता तो आज तुम हमारे साथ होती। ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ध्रुव की बात सुनकर तनिष्का ने ध्रुव से कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम काम ही कर रहे थे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। तुम चाहते तो मुझे वहीं पड़े रहने देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना ध्रुव, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना लक्ष्य मत भूलना, और देखो तुमने मेरी बात मान ली। ध्रुव खड़ा होकर रोने लगा। ध्रुव को रोता हुआ देखकर तनिष्का ने ध्रुव के आंसू पोंछे और कहा, ध्रुव, ये समय रोने का नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करने आई थी। अब तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। जो होना था वो हो चुका है। अब उस बारे में दुखी होकर कोई फायदा नहीं। मेरे जाने का समय आ गया है ध्रुव, अपना ख्याल रखना। ध्रुव तनिष्का को नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन ये ध्रुव के हाथ में नहीं था। ध्रुव ने तनिष्का से कहा, मैं अपने आप को इस जिंदगी में तो माफ नहीं कर पाऊंगा। तनिष्का ने ध्रुव से कहा, सब सही हो जाएगा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर तनिष्का ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ध्रुव चाहते हुए भी तनिष्का को रोक नहीं पाया। तनिष्का के जाते ही ध्रुव को अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई। ध्रुव जमीन पर बैठ गया और उसे उल्टी आ गई। ध्रुव किंशुक का भयानक चेहरा देखकर खुद को रोक नहीं पाया, और जब किंशुक ध्रुव के करीब आया तब किंशुक के चेहरे से खून की कुछ बूंदें ध्रुव के मुंह में चली गई थी। ध्रुव ने अपना चेहरा साफ किया। ध्रुव इस समय बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। ध्रुव के पेट में खींचन हो रही थी। तभी ध्रुव ने देखा कि ओजस अकेले किंशुक और एक आंख वाली जादूगरनी से लड़ रहा था। ओजस अकेले नहीं लड़ सकता था, क्योंकि जादूगरनी और किंशुक अपनी शक्तियां मिलाकर ओजस पर वार कर रहे थे। ओजस जख्मी था, पर उसने अब भी हार नहीं मानी थी। इसलिए ध्रुव ने एक बार फिर से खुद को खड़ा किया और पूरी जान लगाकर एक आखिरी बार हवा में मंत्र जाल बनाया, और जितना तेज हो सकता था उतनी तेज से उसे जादूगरनी और किंशुक पर फेंका। ध्रुव के इस वार से किंशुक और जादूगरनी दोनों जख्मी हो गए थे। इस बार किंशुक और ज्यादा कमजोर हो गया था। जादूगरनी जानती थी कि वो अकेली तो ओजस को नहीं हरा पाएगी, इसलिए ओजस को घायल करने के बाद जादूगरनी ने किंशुक को उठाया और वो मौका देखकर घर से बाहर भाग गई। ध्रुव उनका पीछा कर सकता था, लेकिन ओजस घायल था और ओजस को मदद की जरूरत थी, इसलिए ध्रुव सीधे ओजस के पास चला गया। ओजस जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। ओजस के चेहरे से खून निकल रहा था और उसके कपड़े भी खून से रंगे हुए थे। ओजस की सांसें तेज चल रही थी। ध्रुव ये देखकर खुश था कि ओजस जिंदा है। ध्रुव ने ओजस को चेक किया, लेकिन ध्रुव बात नहीं कर सकता था, क्योंकि ओजस के घाव कितने सीरियस हैं। ध्रुव ने ओजस को जगाने की कोशिश भी की, लेकिन ओजस ने आंखें नहीं खोली। लेकिन तभी ध्रुव ने देखा एक काले धुएं के बादल ने ओजस का चेहरा ढका हुआ था। वो धुआं ओजस की नाक से ओजस के शरीर में जा रहा था। ध्रुव इस धुएं को पहचानता था। ध्रुव ने अपने बैग से अपने दादा की बनाई हुई अगरबत्ती निकाली और उसे जलाकर ओजस की नाक के पास रखा। जैसे ही ओजस ने उस अगरबत्ती का धुआं अपने अंदर लिया, ओजस के शरीर से काला धुआं निकल गया और ओजस को खांसी आने लगी। खांसते हुए ओजस नींद से जाग गया। ओजस के जागते ही ध्रुव ने चैन की सांस ली और ओजस से कहा, लो, अब तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। ओजस ने खांसते हुए मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, शुक्रिया मेरे भाई। ध्रुव ओजस को सहारा देते हुए होटल वापस ले आया। होटल की रिसेप्शन पर बैठी लड़की ध्रुव और ओजस को देखकर घबरा गई थी। उस लड़की को लगा
कि ध्रुव और ओजस को लुटेरों ने लूट लिया है। लेकिन ध्रुव ने उस लड़की को समझाया सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए ध्रुव ने उस लड़की को कुछ पैसे दिए और सुबह होते ही एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। ध्रुव ओजस को लेकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव की नींद खुली तो ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। ध्रुव सिर्फ अपना चेहरा हिला पा रहा था। ध्रुव ने देखा कि ओजस अपने पलंग पर सो रहा है। डॉक्टर भी आ चुका था। ध्रुव ने देखा कि ओजस के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो ध्रुव और ओजस के जाने के थोड़ी देर बाद ध्रुव और ओजस को देखने आई। लेकिन बहुत देर तक नॉक करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे वो लड़की समझ गई कि सुबह तक इंतजार करना सही नहीं होगा। उस लड़की के चाचा आयुर्वेद के वैद्य हैं। रिसेप्शनिस्ट ने तभी अपने चाचा को कॉल किया और होटल में बुला लिया। ध्रुव जानता था कि जो घाव जादूगरनी और किंशुक ने दिए हैं वो हॉस्पिटल में तो ठीक नहीं हो सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज से ओजस को फायदा भी हुआ था। 2-3 दिन तक कड़वी दवाइयां खाने के बाद ध्रुव थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन ओजस की चोट काफी ज्यादा थी, इसलिए ओजस 2 दिन तक होश में ही नहीं आया था। लेकिन वैद्य जी ने कहा था कि ओजस ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद ओजस भी ठीक हो गया। ओजस के ठीक होते ही ध्रुव और ओजस वापस से जादूगरनी के घर के लिए निकल गए, पर वहां कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों तक ध्रुव और ओजस ने किंशुक और जादूगरनी के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। किसी ने भी किंशुक को उस रात के बाद सिंधु भवन के बेचने में जो पैसे आए थे, उन पैसों की वजह से सिंधु परिवार के लोगों में भी झगड़े हुए थे। लेकिन ध्रुव और ओजस ने इन चीजों की चिंता नहीं की। ध्रुव और ओजस को अब बस किंजल और तनिष्का का अंतिम संस्कार करना था। लेकिन उसके लिए तनिष्का और किंजल का घर ढूंढना जरूरी था। ध्रुव और ओजस ने सिंधु परिवार के लोगों से बात की। जो लोग शादी में आए थे उनसे भी तनिष्का और किंजल के घर के बारे में पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किंजल और तनिष्का का घर कहाँ था। सबने बस यही कहा कि किंजल दूसरे गांव से है, लेकिन कौन सा गांव ये किसी को पता नहीं था। ओजस ने तनिष्का और किंजल की आत्मा से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन ओजस तनिष्का और किंजल की आत्मा को ढूंढ नहीं पाया। अब ध्रुव और ओजस के पास तनिष्का और किंजल के शरीर को शवगृह में छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव इस तरह तनिष्का के शरीर को जमने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ध्रुव के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए ध्रुव और ओजस ने संस्था वालों से तनिष्का और किंजल के घर का पता लगाने को कहा था। ध्रुव और ओजस ने जादूगरनी और किंशुक को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि वो कभी भी वापस आकर परेशानी खड़ी कर सकते थे। लेकिन इस बार ध्रुव और ओजस अकेले नहीं थे। संस्था वाले ओजस के साथ थे। इसलिए संस्था के बाकी लोगों ने पूरे देश भर में किंशुक और जादूगरनी को ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिंधु परिवार वाला पूरा किस्सा खत्म होता नजर आ रहा था। ओजस को इस पूरे मामले की जानकारी अपने दादा रुद्रचारण को देनी थी, और ध्रुव को भी अच्युतचारण ने गांव में वापस बुला लिया था। पिट्टौरी गांव से ध्रुव और ओजस के रास्ते अलग अलग होने वाले थे। ओजस का परिवार बहुत अमीर था। उसके बाद भी ओजस के पास फोन नहीं था, इसलिए ध्रुव ने ओजस को अपना नंबर दिया और ओजस से कहा, जब काम खत्म हो जाए तो घर आना, बुआ माँ के हाथ का खाना खाएंगे साथ बैठकर। ओजस ने ध्रुव को गले लगाया और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। अपने गांव के लिए ट्रेन में बैठते समय ध्रुव को बहुत अजीब लग रहा था। ध्रुव सालों बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। जैसे ही ध्रुव चौरंगा का नाम सुनता था, उसके दिमाग में सबसे पहले उस गायन का चेहरा आता था।
दायन जिसने ध्रुव से उसका बेस्ट फ्रेंड रघु छीन लिया था। ध्रुव जब रघु के बारे में सोचता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। ध्रुव को बचपन के दिन याद आ रहे थे। गर्मियों का मौसम चल रहा था। अगर रघु आज जिंदा होता तो वो ध्रुव को लेने आता। रघु और ध्रुव आज भी बेस्ट फ्रेंड होते, लेकिन ऐसा नहीं था। रघु के जाने का गम कभी कम नहीं हुआ था, पर अब ध्रुव उस बात पर अटका नहीं रह सकता था, क्योंकि अच्युतचारण ने अपना सारा बचाया हुआ पैसा ध्रुव और ममता को गांव से बाहर निकालने में खर्च कर दिया था। वैसे भी चौरंगा ने ध्रुव को सिर्फ दर्द दिए थे। चौरंगा गांव आ गया था और ध्रुव अपनी ट्रेन से उतर चुका था। अपने गांव आकर ध्रुव को अच्छा लग रहा था। ध्रुव स्टेशन से बाहर निकला और गांव जाने के लिए एक रिक्शा ढूंढने लगा। ध्रुव किसी खाली रिक्शे का इंतजार कर ही रहा था कि वहां ध्रुव के आगे एक ट्रैक्टर आकर रुका। उस ट्रैक्टर से एक आदमी उतरा। वो आदमी लगभग कुछ 40-50 साल का था और वो काफी थका हुआ लग रहा था। सर पर पगड़ी बांधा हुआ वो आदमी ध्रुव के पास आया और ध्रुव से बोला, तुम ध्रुव हो ना? ध्रुव पहले तो अपना नाम सुनकर चौंक गया। ध्रुव सालों बाद चौरंगा वापस आया था। ध्रुव को लगा था कि लोग उसे भूल गए होंगे। ध्रुव ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? और मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा, मतलब गांव क्या छोड़ा, तुम तो अपने बटुक चाचा को भूल ही गए। तभी ध्रुव को याद आया कि ये आदमी कौन है। बचपन में बटुक चाचा गांव के इकलौते ऐसे आदमी थे जो फौज में थे। एक लड़ाई में घायल होने के बाद बटुक चाचा ने गांव में आकर खेती करना शुरू कर दिया था। ध्रुव और रघु अक्सर बटुक चाचा के खेत में खेला करते थे। ध्रुव ने बटुक से कहा, अरे बटुक चाचा, आप? नमस्ते, कैसे हो आप? और आप यहाँ कैसे? बटुक ने कहा, बस किसी काम से आया था और फिर तुम दिख गए। वैसे तुम्हारे दादा ने मुझे कहा था कि तुम आने वाले हो तो मैं तुम्हें लेने चला आया। ध्रुव को याद आया जब वो छोटा था तो वो भी बटुक की तरह फौज में जाना चाहता था, लेकिन ध्रुव की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। बटुक का घर ध्रुव के घर से ज्यादा दूर नहीं था। बटुक ने ध्रुव से पूछा, तुम गांव ही जा रहे हो ना? ध्रुव ने कहा, जी चाचा। बटुक ने कहा, तो चलो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूं। ध्रुव जाकर बटुक के साथ उसके ट्रैक्टर में बैठ गया। ट्रैक्टर बहुत पुराना था। ध्रुव ने बटुक से कहा, चाचा, ये ट्रैक्टर अब तक कैसे चल रहा है? बटुक ने कहा, पुरानी चीजों की यही तो बात है बेटा, मजबूत होती हैं। ध्रुव को ट्रैक्टर में बैठकर कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी, इसलिए ध्रुव ने कहा, हाँ मजबूत तो होती है और बदबूदार भी। इतना कहकर ध्रुव हंसने लगा, लेकिन इस बात पर बटुक थोड़ा चिढ़ गया और ध्रुव से बोला, बकवास मत करो, चलो अब घर चले। वैसे तो ध्रुव खुश था, लेकिन मन में अजीब सा डर था। कहीं ध्रुव के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? क्या चौरंगा के लोग ध्रुव को वापस अपनाएंगे या फिर बचपन की तरह इस बार भी ध्रुव को अपने गांव से बाहर निकाल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।